Hello student, today we have learned class 9 chapter 6। ये ना इस चैप्टर का ना थर्ड एंड लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ना, तो हम लोग लास्ट ना 6.5 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स फॉर्म्ड बाय एंडोसिम्बायोसिस, मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स फॉर्म होते हैं एंडोसिम्बायोसिस से, ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Some parts of the cell were formed due to the entry of a unicellular organism into other, मतलब कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना सेल के, वो फॉर्म्ड होते हैं कब? जब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना एंटर करता है किसी अनदर सेल में, ठीक है। मतलब कि एंडोसिम्बायोसिस में इस पार्ट्स कब फॉर्म होते हैं? जब कोई क्या करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल में एंटर करता है, तब क्या होता है, ये पार्ट फॉर्म होते हैं। तो फिर बोलोगे ना, द सेल डेट एंटर्ड वॉज बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड। जो भी सेल एंटर करते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बाई लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब कि उनमें ना दो लेयर हो, मतलब कि दो आउटर लेयर रहता है, ठीक है। एंड हैड जेनेटिक मटेरियल इन इट, और उनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो भी सेल एंटर करते हैं ना, वो क्या होते हैं? बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन वाले होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। As time passed, these became symbiotic inhabitant in the host cell। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, ये जो गेस्ट सेल है जो कि आए हैं सेल के अंदर, वो क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं होस्ट सेल के साथ। होस्ट सेल मतलब कि जो उनको रहने के लिए जगह दे रहा है, उनको बोलते हैं होस्ट सेल, ठीक है। और सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब होता है कि क्या रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को क्या करते हैं? यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। यही होता है सिम्बायोटिक का मतलब। सिम्बायोटिक का मतलब फिर से बता रहा हूँ। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं, और दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। दे गॉट शेल्टर इन द होस्ट सेल, मतलब कि जो सेल एंटर किए हैं ना, वो क्या करते हैं? वो ना होस्ट सेल में क्या करते हैं? अपना शेल्टर, अपना घर बना लेते हैं। वाइल द, जबकि जो होस्ट सेल है, गॉट सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम द गेस्ट सेल। और जो भी गेस्ट सेल, जो भी सेल आया है ना, वो क्या करते हैं? उस सेल से ना होस्ट सेल अपना न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हो दिस गेस्ट सेल फॉर्म्ड माइटोकॉन्ड्रिया और द क्लोरोप्लास्ट। तो आप बोल सकते हो ना कि ना, ये गेस्ट सेल कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आप अब ये जान गए होंगे ना कि एंडोसिम्बायोसिस में ना आपको ना मेनली दो पार्ट के तो बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग क्या करेंगे एंडोसिम्बायोसिस में ना, हम लोग यही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो देखिए, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम। डिफरेंट डिफरेंट सेल में ना डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट शेप? तो उनका स्फेरिकल शेप भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का, रॉड शेप्ड भी हो सकता है, या ब्रांच शेप हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, ये आपके पास समझने के लिए दिया हुआ है, तो आप बस पढ़ लीजिए एक बार। दीज आर नियरली 6 to 10 मीटर शॉर्टर देन द न्यूक्लियस, मतलब कि ये क्या होते हैं? 6 to 10 टाइम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस से छोटे होते हैं। देयर कैन बी अराउंड 100 to 1000 माइट्रोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, मतलब कि एक सेल के अंदर ना कम से कम 100 से 1000 के बीच क्या होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। 15 to 20% ऑफ अ मैमेलियन लिवर सेल कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जो मैमेलियन मतलब कि हम लोग, मतलब कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है ना। मैमेलियन मतलब कि जो क्या कहते हैं? बर्थ देते हैं, मतलब कि जो अपने जैसे ना यंग वंस को क्या देते हैं?
प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब कि जैसे गाय जो जैसे कि एक काऊ होता है ना, काऊ का एक बच्चा होता है, तो वही क्या है मैमेलियन है, मतलब कि जो क्या कहते हैं अपने से यंग वन्स को जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं मैमेलियन। तो यदि हम लोग मैमेलियन के लीवर सेल को देखेंगे ना, मैमेलियन के हम लोग यदि एक लीवर सेल को देखेंगे, तो उसका ना 50 टू 20% किससे बना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से बना होगा। ठीक है? मतलब कि 15 टू 20% जो पार्ट है ना, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऑक्यूपाई किया हुआ होगा उस सेल का। मतलब कि सपोज़ करिए कि एक सेल है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट हैं। इसमें कितने 5 पार्ट है, तो इसका 20% पार्ट जो होगा ना, वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। समझ में आ गया? हाँ, इतना ही है। फिर अब आगे पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन भी कौन-सा? रेस्पिरेशन मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में हो रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन ऑफ द सेल में, मतलब कि सेल में ना रेस्पिरेशन का एक काम करता है। इट फंक्शन एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द रनिंग लाइफ प्रोसेस विद इन द सेल। मतलब कि जो भी सेल के अंदर लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है, लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था ना, लाइफ प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस है। तो सारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, उनमें जो एनर्जी सोर्स जो होता है ना, एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो मिलता है कहाँ से? हम लोग को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसलिए हम लोग ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है? यहाँ तक आ गया। अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो माइटोकॉन्ड्रियल तो अब अभी पढ़े थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है? पास होता है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में। कब? एज़ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड विदिन द सेल। कब होता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं सेल के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न और अदरवाइज़, मतलब कि सेल डिवीज़न के टाइम पे। सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वही क्या होता है? वन जनरेशन से अदर जनरेशन में क्या होता है? पास होता है। ठीक है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डू यू नो। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, डू यू नो में देयर इज अ डायनेमिक रिलेशनशिप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि एक रिलेशनशिप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कैसा रिलेशन होता है समझते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डेट, ऐसा देखा गया ना, ऐसा पाया गया डेट ट्यूबल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म अ नूज अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेटिंग इट्स डिवीजन। मतलब कि नूज़ मतलब ना समझ लीजिए ना कि ना एक ऐसा करके ट्रैप ट्रैप मतलब कि उसको पकड़ करके रखा है ऐसा करके ना। तो होता क्या है कि ऐसा देखा गया है ना कि ना एक ट्यूब, मतलब कि ना जब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ना के क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड होने के लिए ना एक्साइट करता है कि तुम क्या हो जाओ? डिवाइड हो जाओ। ठीक है? द नूज टाइटेन एज माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो नूज होता है ना, वो क्या करता है? इतना टाइट कर लेता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को, जिससे क्या होता है वो ना कैपेबल हो जाता है कि वो क्या हो जाए? टू पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए। ईच ऑफ विच, और जो भी पार्ट्स ये बना है ना, देखिए जब इसको टाइप के डिवाइड कर रहा है ना, तो जो भी पार्ट्स बना है स्टार्ट फंक्शनिंग एज एन इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रियन। और वो क्या करता है? एक इंडिविजुअल, एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे क्या करने लगता है? बिहेव करने लगता है। ठीक है? समझ में आ गया? अब देखते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इनसाइड अ सेल। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब कि किसी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं? अप्रॉक्स 100 से लेकर के 1000 के बीच में रहते हैं। तो ये इतने ज़्यादा अमाउंट में क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए जो भी सारा लाइफ प्रोसेस है ना सेल के अंदर, वो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है हम लोगों को? हम लोग को एनर्जी मिलता है, सॉरी, एनर्जी देता कौन है? देता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यदि लार्ज अमाउंट में रहेगा, क्योंकि हमें तो बहुत सारा काम करना है,
ठीक है? बहुत सारा एनर्जी चाहिए उसके लिए, और जब बहुत सारा एनर्जी चाहिए तो वो एक सेल के अंदर अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या चाहिए हमको लार्ज नंबर में मतलब हमको यदि लार्ज एनर्जी चाहिए ना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, किसी सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए रहेगा, लार्ज नंबर में हमको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए रहेगा। तो व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रेज़ेंट इन लार्ज नंबर इनसाइड द सेल? तो बोल सकते हो द नेसेसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ यहाँ लिख देते हैं, द necessity of mitochondria is that it plays a major role in the aerobic respiration। ये क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं, कहाँ पर, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द सेल बाय 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 प्रिजर्विंग, बोल सकते हो, बाय प्रिजर्विंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट रहता है, उसके लिए क्या चाहिए हमको ना, लार्ज नंबर में क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 6.6.2 प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड पढ़ते हैं, दीज आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ऐसा क्या एक चीज़ है ना जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में मिलता है? सोचिए और सोच के बताइए। अगर नहीं सोच पाए ना, तो वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है, केवल और केवल प्लांट सेल में रहता है, ठीक है ना। और एक और ऐसा चीज़ जो क्या रहता है, केवल और केवल प्लांट सेल में रहता है, वो क्या है, प्लास्टिड। तो ये जो होते हैं ना, मोस्टली मोस्टली क्या मतलब कि ये केवल और केवल पाए जाते हैं किसमें, प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड, ठीक है ना। तो और इसके बाद बोलोगे प्लास्टिड में बी टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स। अगर किसी में पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा, पिगमेंट्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उसका कुछ अलग नाम होगा। और किसी में अगर पिगमेंट्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, मतलब नहीं होगा, तो उसका कुछ अलग नाम होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मेलेनिन। मेलेनिन मेलानिन क्या होता है, मेलानिन भी क्या है, कलर पिगमेंट है। क्या है, कलर पिगमेंट है, जो ह्यूमन बींग्स में रहता है। अगर ये मेलानिन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है ना किसी ह्यूमन बींग के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, तो क्या होगा, उसका कलर जो होगा ना वो डार्क होगा, डार्क कलर का वो पर्सन होगा, ठीक है ना, ह्यूमन बींग होगा। और अगर किसी में मेलानिन जो है ना वो कम है, क्या है, कम है। अगर किसी में ज़्यादा है ना मेलानिन, तो वो डार्क कलर का पर्सन होगा। और अगर किसी में मेलानिन क्या है, कम है, तो वो फेयर कलर का पर्सन होगा। फेयर मतलब साफ पर्सन होगा वो, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में, जो कि ए प्लांट सेल का है, ठीक है ना। अ, तो देखिए ना, प्लास्टिड में ना दे आर, तो प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड कब होता है, जब लैक पिगमेंट, जब उसमें पिगमेंट्स नहीं पाया जाता है, पिगमेंट्स नहीं पाया जाता है। तो कलरलेस क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। समझिए प्लस मतलब व्हाइट, कि अगर किसी में पिगमेंट्स नहीं पाया जा रहा है ना, किसी प्लांट सेल में ये कलर प्लास्टिड नहीं पाया जा रहा है, तो मतलब वो क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है, और उसका कलर क्या है, वाइट कलर है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, देखिए सेकंड है कलर्ड पिगमेंट। कलर्ड पिगमेंट मतलब उसमें पिगमेंट क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। तो बोलोगे दीज कंटेन वेरियस पिगमेंट, इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। एंड आर फाउंड इन सम सेल, सीड्स, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट एटसेट्रा ऑन द प्लांट। मतलब कि ये जो पिगमेंट्स है ना, ये पाए जाते हैं किसमें किसमें, सीड, मतलब कि सेल के सीड में, मतलब कि बीज में पाए जाएंगे, फ्लावर में पाए जाएंगे पिगमेंट, लीव्स में पाए जाएंगे पिगमेंट्स, फ्रूट में पाए जाएंगे पिगमेंट, ठीक है। आप बोलोगे द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट्स होता है ना, जो कि पाया जाता है प्लांट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो बोलोगे क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। बस इतना ही। इसके बाद ना ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये इतना पोर्शन, जो ये पोर्शन है ना बच्चों, वो क्या है, ये है डू यू नो। क्या है ये, डू यू नो है,
ठीक है ना। यहाँ पर उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डू यू नो होगा लेकिन लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए डू यू नो में क्या बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं या नहीं जानते, तो समझ जाइए क्या है। तो इसमें भी ना द डायमीटर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसका जो डायमीटर होता है वो होता है नियरली ट्वाइस दैट ऑफ अ माइट्रोकॉन्ड्रिया। मतलब कि एक माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, जितना डायमीटर होता है ना उसका क्या होता है जस्ट डबल। डबल क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है डायमीटर होता है। ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय अ बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया भी बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी ना एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में, डेट फॉर्म्स कॉइन शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। मतलब कि दो मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से ना एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक क्या बनता है बैग, सैक मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और वो कॉइन शेप का रहता है, मतलब कि वो बैग तो है लेकिन वो कॉइन शेप का है। ठीक है ना। लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड बोलते हैं उसको, थैलेकॉइड बोलते हैं। तो देखिए ना ये है, ये क्या है थैलेकॉइड है, ये क्या है थैलेकॉइड है। देखिए यहाँ पर ना पिक्चर बताया जा रहा है अपेरेंट 3D व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए ना पहले एक बाई लेयर मेम्ब्रेन तो है, देखिए ये 2 लेयर है, ये 2 लेयर हो गया। और एक क्या है, एक और इसके ऊपर एक और ये जो है ना ये क्या है एक लेयर है, एक और लेयर है। तो ये क्या है कॉइन शेप का एक लेयर है। ठीक है ना। और ये क्या है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप बोलोगे, फिर से पढ़ते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन रहता है, फॉर्म कॉइन शेप्ड सैक। मतलब कि वो एक सिक्के के जैसा क्या बनाता है थैला बनाता है, बैग सिक्के जैसा क्या बनाता है थैला बनाता है, कॉल्ड एज थैलेकॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग थैलेकॉइड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं थैलेकॉइड। तो एक कॉइन का जो शेप दिख रहा है उसको देखिए क्या बोला जा रहा है अ थैलेकॉइड बोला जा रहा है। एंड देयर इंटर कनेक्शन, मतलब कि ये क्या है थैलेकॉइड एकदम जुड़े हुए हैं सब एक एक साथ इंटर कनेक्शन में है। थैलेकॉइड अरेंज्ड इन स्टैक लाइक मैनर आर कॉल्ड ग्रेना। और ये जो थैलेकॉइड है ना ये ना स्टैक मतलब कि एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर एक एक कॉइन क्या हुआ रखा हुआ है। तो स्टैक मतलब होता है ढेर, स्टैक मतलब क्या होता है ढेर, एक एक करके क्या हुआ है रखा हुआ है एक के ऊपर एक। उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। तो ये टोटल क्या है पूरा ग्रेना है, क्या है ये ग्रेना है, ये पूरा क्या है ग्रेना है। और जो इसका एक पार्ट है, जो उसका क्या है एक पार्ट है ना उसको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं ग्रेनम। स्ट्रोमा इज द सब्सटेंस फील्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन। और ये जो लिक्विड पार्ट या जो भी सब्सटेंस क्या है इसके अंदर फील्ड है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा जो समझाया गया है। देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट सेल। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट सेल में होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जब प्रेजेंट रहता है ना तो हम तो प्लांट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है थिंक वाई, सोचिए ऐसा क्यों होता है। द क्लोरोप्लास्ट, या ऐसा क्यों बोलते हैं, द क्लोरोप्लास्ट इज ऑफन कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ना किचन ऑफ द प्लांट सेल क्यों बोलते हैं। तो जैसे मैंने ना बताया था ना कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट इज अ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना जो बोला था मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो बोलोगे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड containing green pigment called a green pigment called chlorophyll। अब बोला जा रहा है ना कि क्यों इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। तो बोलोगे इसी के आगे कि दिस पिगमेंट हेल्प्स द सेल टू प्रोड्यूस या टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ओन फूड बाय द by the process of photosynthesis। क्योंकि ये क्या करता है, ये अपना ना ये जो पिगमेंट है ना ये क्या करता है खुद का खाना ना, मतलब कि ये जो फूड है ना अपना वो खुद सेल्फ प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए को क्या बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। ठीक है ना क्लोरोप्लास्ट को, समझ में आ गया। आगे है हाउ वुड
द वर्किंग ऑफ अ सेल बी अफेक्टेड इफ माइटोकॉन्ड्रिया वर absent। मतलब कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ना तो सेल का वर्किंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन का वर्क परफॉर्म करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और वो एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेस है ना, उसको परफॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही एब्सेंट हो जाए ना, मतलब कि नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा? तो बोलोगे कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म of cells get reduced, या फिर और it difficult to it difficult for the cell to survive। देखिए, यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना कि अगर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा ना, तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो सेल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म भी आप इतना समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, बॉडी जो होता है ना, वो चेंज करता है फूड को या फिर ड्रिंक को, किसमें, एनर्जी में। तो मेटाबॉलिज्म इज अ process by which the body changes food and drink into energy। ठीक है ना? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, सेल का रिड्यूस हो जाएगा, और इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेल टू सर्वाइव, और सेल को क्या होगा, सर्वाइव करने में डिफिकल्टीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, what were the special features of organism that entered and started living symbiotically in a host cell। क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के जो कि एंटर्ड करता है और स्टार्ट करता है लिविंग करना सिम्बायोटिक रिलेशन में होस्ट सेल के साथ? तो हम लोग जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने बताया था ना, कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एंटर करते हैं सेल में। तो यही सेल के बारे में ना पूछा जा रहा है ना कि बताइए उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये बाइलेयर मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? बाइलेयर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तीसरा क्या है? दे हैड जेनेटिक मटेरियल इन इट। उनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है? यही 3 फीचर्स बता देंगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सो फार वी हैड बीन स्टडिंग यूकैरियोटिक सेल। अभी तक हम लोगों ने ना यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया है। सर ये यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो बताया था ना यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियस के ना अराउंड में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। दैट इज दोज कंटेनिंग, देखिए इसमें बोला भी जा रहा है ना कि ऐसा कि अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होता है ना, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। नाउ लेट अस स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग ना उसके बारे में पढ़ेंगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब कि ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है ना, उसके अराउंड में जो मेम्ब्रेन है ना, मतलब कि उसके अराउंड में मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है ना, मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ये ना केवल नाम से प्रो है, लेकिन ये है प्रो नहीं। प्रो मतलब होता है ना, यहाँ पर प्रो का मतलब है प्राइमरी, मतलब कि ये सबसे पहले सेल बनता है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे न्यूक्लियस के अराउंड में मेम्ब्रेन डेवलप होता है, फिर वो बनता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए ना, पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का? तो बोलोगे दिस सेल आर बाउंड बाय अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये जो सेल है ना, ये घिरे हुए रहते हैं सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, दे लैक सम पार्ट्स ऑब्जर्व इन द यूकैरियोटिक सेल। तो जैसा यूकैरियोटिक सेल में होता है ना, वैसा मतलब कि हम लोगों ने पाया ना कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना, इनमें नहीं होते हैं। लैक मतलब कमी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या क्या कमी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रियन नहीं होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनमें नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बोलोगे मोस्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का?
तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये देखिए ना, साइनोबैक्टीरिया ना, आप साइनोबैक्टीरिया का ही ना दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखिए ना, पीछे पिक्चर दिखाया जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर ना बैक्टीरिया का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का फिगर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ चैप्टर 1 का हेल्प लीजिए, राइट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ना कुछ कुछ क्या बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताइए। तो देखिए ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ना अभी हम लोग देख लिए कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, फर्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, सेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है ना, दूसरा फीचर्स क्या है, दूसरा फीचर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। पढ़ा ना, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पहले ही इसमें जो पढ़ रहे थे तो अभी। और तीसरा फीचर्स क्या है, तीसरा फीचर्स है कि ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं। मतलब कि ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ। देखिए, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म ना जो क्या करे, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करे, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए ना डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राइट एटलीस्ट दो डिफरेंस बताइए बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में दो डिफरेंस बोला जा रहा है। मैं आपको ना कम से कम ना 7-8 डिफरेंस बताता हूँ, उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए ना यहाँ पर ना डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में ना डिफरेंस बताया जा रहा है। तो यहाँ पर फीचर्स लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, फीचर्स है। और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक में क्या है, डिफरेंस है। देखिए ना, साइज तो बोलोगे कि जनरली स्मॉल, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं। कैसे, 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब होता है ना बच्चों, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 होता है। और ये क्या होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, सेकेंड है न्यूक्लियर रीजन। तो अभी पढ़ा है ना कि ना प्रोकैरियोटिक में ना न्यूक्लियर क्या होता है, एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। तो बोलोगे पुअरली डेवलप्ड, पुअरली मतलब कि ठीक तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ होता है, या फिर बोल सकते हो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सराउंडेड। तो यहाँ पर बोलोगे वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स रहते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स रहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। सेंट्रियोल क्या रहते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बैक्टीरिया, मतलब एग्जाम्पल बताया जा रहा है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक सेल के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं। और इसमें फंगी, प्लांट और एनिमल आ जाएंगे। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन, इनमें बाइनरी फ्यूजन होता है और बडिंग होता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, टेक्स प्लेस मायोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन होता है। ये आप लोग पढ़ोगे नहीं क्योंकि आप लोग के चैप्टर में नहीं है ना ये दोनों सेल डिवीज़न। ये ना सीबीएसई बोर्ड वाले में है, आप लोग में नहीं है। तो जो मन करे ना आप उतना याद कर सकते हैं इसमें से फीचर्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ना, ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट गो इन द सेल। मतलब कि जो भी सारा लाइफ प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ होता है, सेल के अंदर ही होता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर टू कैरी आउट दिस फंक्शन प्रॉपरली। और सारे सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से ना कोऑर्डिनेट बना करके चलते हैं, ताकि क्या हो सके, ये ना प्रोसेस को ना प्रॉपरली अच्छे तरीके से ये कर सके। ठीक है,
इसलिए ना हम लोग बोल सकते हैं कि सेल हैव बीन कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म। जो सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो चैप्टर का नाम ही था ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी हम लोग मतलब पता चला कि इसको क्यों बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6.8 सेल थ्योरी। तो बोलोगे पीपल बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग थे ना वो बहुत पहले ना ये बिलीव करते थे डेट लाइफ ऑरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एयर वाटर एंड सॉइल। जो लाइफ है ना वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है एयर वाटर एंड सॉइल से। बट नियरली 200 ईयर बैक, लेकिन आज से 200 साल पहले थियोडोर श्वान वॉज अ जूलॉजिस्ट। थियोडोर श्वान क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। वाइल स्लीडन वॉज अ बॉटनिस्ट। स्लीडन जो थे ना वो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे। दोनों ने क्या किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया। दोनों ने स्टडी किया और बताया ना कि सेल वर दोज यूनिट, सेल ही वो यूनिट है ना फॉर्म्ड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, तो क्या नाम याद रखोगे, थियोडोर स्वान एंड स्लीडन। तो पहले पुराने समय में लोग ऐसा मानते थे ना कि जो लाइफ है ना वो किससे बना हुआ है, एयर वाटर एंड सॉइल से। लेकिन आज से करीब 200 साल पहले स्वान और स्लीडन ने क्या किया, बताया ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी बॉडीज है ना वो बना है किससे, सेल से बना है। ठीक है, अब इसके बाद इन द ईयर 1855, अब 1855 में ना रूडोल्फ विर्चॉ फाउंड दैट सेल डिवाइड गिविंग राइज न्यू सेल। रूडोल्फ ने क्या किया, बताया ना कि जो सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो रूडोल्फ ने बताया ना कि ना सेल क्या हो सकते हैं, डिवाइड होकर के नया सेल क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, नया सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों साइंटिस्ट टुगेदर साथ साथ आए और एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। डेट बिकम अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ लाइफ साइंस, और यही क्या बन गया, लाइफ साइंस का फंडामेंटल थ्योरी बन गया। द सेल थ्योरी स्टेट डेट, और सेल थ्योरी ये चीज़ें बताता है। क्या है पहला चीज़, पहला चीज़ ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, फर्स्ट। सेकंड, सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जो भी सेल बनते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब कि उसके पहले एक और सेल पहले से ही प्रेजेंट रहता है, उससे ही से क्या बनते हैं, कोई भी नया सेल बनता है। तो जैसे मैंने बोला ना कि सेल क्या होते हैं, डिवाइड होकर के नया सेल देते हैं। तो ये नया सेल कहाँ से आया, यही सेल इसके पहले वाले सेल से आया है। और ये सेल कहाँ कहाँ से आया होगा, ये सेल उसके पहले वाले सेल से आया होगा। तो यही बोला जा रहा है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, आए हुए होते हैं। समझ में आ गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है ना, इट टुक नियरली 200 ईयर। तो कम से कम मतलब कि 200 साल लग गए फ्रॉम नेमिंग द सेल टू प्रपोजिंग द सेल थ्योरी। मतलब कि सेल का नाम देने से सेल थ्योरी बनने तक कितने साल लग गए, करीब 2 साल लग गए। कैसे, देखिए जो सेल था ना उसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। कब बताया था, 1665 में। और ये जो सेल थ्योरी है इसके बारे में 1855 में, 1855 में किसने बताया, तीन साइंटिस्ट ने बताया। पहला वो बोलोगे स्लीडन, स्वान और विरचॉफ ने बताया है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेल थ्योरी स्टैब्लिश आवर स्टैंडिंग ऑफ सेल। मतलब कि कैसे सेल थ्योरी ना आपको को ना सेल के बारे में बताता है। तो ये जो जो सेल थ्योरी का जो 3 पॉइंट है ना उन 3 पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन वी एट्रीब्यूट एनी थ्योरी ऑफ साइंस टू एन इंडिविजुअल साइंटिस्ट ओनली। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोई भी थ्योरी जो होता है ना वो केवल और केवल एक साइंटिस्ट बनाता है, तो नहीं। एक थ्योरी के बनने के पीछे ना बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या रहता है, हाथ रहता है। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल ले लीजिए सेल थ्योरी का ही। सेल थ्योरी को बनाने के लिए 3 लोग साइंटिस्ट का 3 साइंटिस्ट आए थे ना। फर्स्ट साइंटिस्ट थे स्लीडन, सेकेंड थे स्वान और थर्ड थे विरचॉ, थे ना।
तो यही तो ना, आप नहीं बोल सकते ना कि ना कोई कोई भी थ्योरी ना केवल और केवल एक साइंटिस्ट बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं 6.9, व्हाई आर सेल यूजुअली स्मॉल? सेल हमेशा छोटे क्यों होते हैं? तो देखते हैं, सेल आर यूजुअली स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम विदाउट अ मैग्नीफायर। सेल इतने छोटे होते हैं ना कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम उनको देख सके बिना मैग्नीफायर के, मतलब कि मैग्नीफायर का यूज़ करेंगे तभी हम क्या करेंगे, सेल को देख पाएंगे। क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट व्हाई सेल मे बी सो स्मॉल? आपको आपने कभी सोचा कि सेल इतने छोटे ही क्यों होते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ सेल वर बिग? क्या होगा जब सेल क्या होंगे, बिग होंगे, बड़े होंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ सेल टू हैव अ स्मॉल साइज? क्या एडवांटेज होता है जब सेल क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं? तो देखिए, तो आप बोलोगे ना, इन तीनों का आंसर आप बोल सकते हो एक साथ। देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विद इन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब कि जो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ना, वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है सेल के अंदर और उसके बाहर से। मतलब कि सेल और सेल के बाहर से ना, ये जो एक्सचेंज है ना, वो हमेशा क्या होता रहता है, चलते रहता है। ठीक है ना? दिस हैपन थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। और ये जो एक्सचेंज है ना, वो सेल के सरफेस से होता है, सेल की क्या होता है, सरफेस से होता है। इफ़ द एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस स्मॉलर डिस्टेंस। अगर जो इस एक्सचेंज है ना, मतलब कि देखिए ना, सेल का मान लीजिए यहाँ पर कुछ बना है प्रोडक्ट, कुछ मटेरियल बना है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोटीन बना है, प्रोटीन को मान लीजिए यहाँ जाना है ना, तो देखिए ना, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है, इट वुड रिक्वायर लेस एनर्जी, मतलब इसको लेस एनर्जी लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। इट कुड ओनली बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है इफ़ द साइज ऑफ द सेल वर स्मॉल। अगर साइज क्या होगा सेल का, स्मॉल होगा, तो ये तभी पॉसिबल है। तो आप ये भी बोल सकते हो ना इसमें, जैसे सेकंड क्वेश्चन में है, व्हाट वुड हैपन इफ सेल वर बिग? अगर सेल का साइज बिग होगा ना, तो क्या होगा, तो बोलोगे इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर देम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल। मतलब कि क्या लगेगा, लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेल के अंदर। ठीक है ना? तो बोल सकते हो इसको, इट टेक्स अ longer time for them to transport materials across the cell। मतलब कि सेल के अक्रॉस क्या होगा, मटेरियल को ट्रांसफर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना, तो मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिक्स से देखिए समझने का प्रयास करते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि लेट अस सी द वैल्यू गिवन इन द टेबल। जो भी टेबल में वैल्यू गिवन उसको देखना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, और कैलकुलेटेड इन ईच एंड प्रेजेंटेड ऑफ द टेबल। तो देखिए ना, हम लोग को ना ऐसा बोला जा रहा है कि ना, सेल का जो साइज़ है ना, मतलब कि सेल किस शेप का है, सेल है स्फेरिकल के शेप का, स्फेरिकल स्फीयर के शेप का है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए ना, हम लोग इसमें बोला क्या जा रहा है कि देखिए, पहले रेडियस क्या है, 0.5 है, मतलब सेल क्या है, अभी छोटा है। धीरे-धीरे सेल का साइज़ क्या हो रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है। तो मतलब कि सेल का रेडियस क्या धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ रहा है, तो देखिए सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। हो रहा है इंक्रीज़। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, धीरे-धीरे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो देखिए, रेशियो मतलब कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। सरफेस एरिया को ऊपर रखा है, वॉल्यूम को नीचे रखा है। इसका रेशियो भी 6/1 है। फिर इसका रेशियो देखेंगे, इसका रेशियो क्या है, 3/1 है। फिर 2/1 है, 1/1 है, फिर 0.8/1 है। मतलब कि जैसे-जैसे सेल का साइज़ बढ़ता है ना, जैसे-जैसे सेल का साइज़ बढ़ता है, वैसे-वैसे जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है ना, वो धीरे-धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और जब भी सेल का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना सेल का साइज़, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ये कम हो जाता है ना, तो इस केस में क्या होता है, सेल या तो
सेल क्या होता है, या तो ये डिवाइड हो जाता है, सेल क्या हो जाता है, छोटे-छोटे 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, या तो ये सेल क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। देखिए, ऑब्जर्व द टेबल, टेबल को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्या करना है, आंसर देना है जो क्वेश्चन गिवन है। तो क्या-क्या क्वेश्चन गिवन है समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एज़ द रेडियस ऑफ द सेल इंक्रीज, जैसे-जैसे सेल का रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में। तो आप बोलोगे ना सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे देखिए क्या रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कि रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया, रेडियस क्या हो गया, 2r हो गया, रेडियस क्या हो गया, 2r हो गया। तो सरफेस एरिया ना बच्चे देखिए ना स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो रेडियस है ना वो ना स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम जो है ना वो क्यूब टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है और क्यूब टाइम बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है देखिए, जो एरिया है ना वो धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। देखिए अभी यहाँ 3.4 था, यहाँ 12 है, मतलब कि 4 टाइम्स हुआ है। कितना टाइम्स हुआ है ये? 4 टाइम्स हुआ है। यहाँ देखिए 0.6 मतलब कि ये 0.5 मतलब कि ये हाफ है, और ये देखिए 4 है, तो मतलब ये 8 टाइम्स हुआ है अप्रॉक्सिमेट। कितना हुआ है ये? 8 टाइम्स हुआ है। और समझाते हैं, देखिए 12 से 24 हुआ है, तो देखिए अप्रॉक्सिमेट ये ना 2 टाइम्स हुआ है। 12 2 जा 24, देखिए 24 आया लेकिन 28 हुआ है, तो अप्रॉक्सिमेट 2 टाइम्स हुआ है। लेकिन देखिए ये देखिए 4 से 14 हुआ है, तो ये 4 है, 4 3 जा 12, तो ये देखिए 3 टाइम्स। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि एरिया तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। जब क्या होता है, रेडियस इंक्रीज़ होता है तब, ठीक है। अ फिर बोला जा रहा है, हाउ डज द रेडियस अफेक्ट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सेल। तो कैसे रेडियस अफेक्ट करता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को, तो अभी बता दिया ना कि जब रेडियस बढ़ता है तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है ना। और जब क्या होता है, जब रेडियस मतलब जब सेल का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, उसका रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, सेल के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या फिर अदरवाइज़ सेल क्या हो जाए, डाई हो जाए, ठीक है। हाँ, तो बोल सकते हो लार्जर सरफेस एरिया वुड इंक्रीज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लीजिए ना सेल ऐसा बढ़ गया, सेल ऐसा इंक्रीज़ हो गया। तो देखिए पहले सेल ऐसा था, जब इसका रेडियस इंक्रीज़ करे तो सेल ऐसा बन गया। क्या बन गया? सेल ऐसा बन गया। तो देखिए पहले ये इतने एरिये से, केवल इतने एरिये से क्या कर रहा था, ये कॉन्टैक्ट बना कर के रखा था एनवायरनमेंट से। अब देखिए इतने एरिये से क्या कर लिया है, अब ये कॉन्टैक्ट बना रहा है। तो देखिए सरफेस एरिया, तो लार्जर सरफेस एरिया वुड इंक्रीज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब लार्जर सरफेस एरिया होता है ना, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। विथ रिसोर्स आउटसाइड अ सेल, मतलब कि अब ना जितने पहले देखिए, पहले केवल ये इतने बाहर के एरिया से कांटेक्ट में था, मतलब केवल इतने रिसोर्स को क्या कर सकता था, ये यूज़ कर सकता था। लेकिन अब देखिए, अब ये इतने सारे रिसोर्सेस को क्या कर सकता है, ये यूज़ कर सकता है। एंड देयर बाय ऑल्सो द चांस ऑफ एंट्री ऑफ मोर रिसोर्स इनटू द सेल। अब अभी तो ये केवल इतने रिसोर्सेस को अंदर लेकर के आ सकता है, लेकिन अब देखिए इतने सारे रिसोर्सेस को क्या कर सकता है, ये अंदर लेकर के आ सकता है। ये समझ में आ गया है यहाँ तक? तो बोलोगे लार्जर सरफेस एरिया वुड इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दस द चांस ऑफ एंट्री ऑफ मोर ऑफ रिसोर्स इनटू द सेल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर मोर रिसोर्स। देखिए ना अब क्या हो रहा है, पहले सेल ऐसा था, फिर सेल क्या हो गया, इतना ऐसा क्या हो गया, लार्ज हो गया। सरफेस एरिया तो क्या हो गया, बहुत अच्छी बात है, बढ़ गया। लेकिन देखिए पहले केवल इतने थोड़े से जगह के लिए क्या चाहिए था, रिसोर्स चाहिए था। लेकिन अब देखिए अब क्या हो गया है, अंदर में वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो अब इतने सारे के लिए क्या चाहिए, इसको रिसोर्स चाहिए, ताकि ये सारे जो भी कंपोनेंट है ना, यहाँ पर जो भी पार्ट्स है, वो सारा क्या कर सके, सारा एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, मतलब कि सारा क्या हो सके, अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल, जैसे सेल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, वुड इंक्रीज डिमांड फॉर मोर रिसोर्स, मतलब कि अब उसका जो डिमांड है ना रिसोर्स का, वो क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग बोल सकते हैं वी हैव सीन दैट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। तो मैं बताया था ना कि सरफेस एरिया तो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो बोल सकते हो आप thus as cell size would increase the demand for intake of resource from the surface would increase। तो जब भी सेल साइज इंक्रीज होता है ना, तो डिमांड जो होता है ना रिसोर्स का, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेसर सरफेस एरिया वुड फेल। अब क्या है, ये जो सरफेस एरिया है ना, ये क्या कर पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा इन सारों की डिमांड, इन सभी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो बोलोगे अ लेसर सरफेस एरिया वुड फेल टू मीट अप of the demand, thus the pace of life process would decrease। जो इसका जो ग्रोथ होने का जो रेट है ना, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो बोल सकते हो सम लार्जर सेल लाइक दैट ऑफ एग, जो भी एग है हैन का, दीज हैव अटेन्ड देयर मेच्योरिटी एज देयर लाइफ प्रोसेस हैव बिकम वेरी स्लो। और जब वो क्या हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मतलब कि अब उससे ज़्यादा वो बड़े नहीं होंगे, मैच्योर हो गए ना, तो उनमें क्या हो जाता है, जो लाइफ प्रोसेस है ना, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है। अ, फिर बोला जा रहा है यू मे हैव नाउ अंडरस्टूड। अब आप समझ गए हैं ना कि हाउ इन स्पाइट ऑफ देयर लार्ज साइज दे रिमेन अलाइव। क्यों इतने बड़े साइज होने के बावजूद ना ये क्या कर सकते हैं, जिंदा रह पाते हैं, मतलब कि रह पाते, सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि जब क्या होता है, सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, तो जो रेशियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इनका जो लाइफ का जो प्रोसेस है, मतलब कि जो पेस है ना, जो पेस ऑफ लाइफ प्रोसेस है ना, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। अब लास्ट है 6.10, आर सेल फ्लैट। क्या सेल फ्लैट होते हैं? तो बोलोगे सेल अपीयर फ्लैट और टू डायमेंशनल व्हेन वी ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो सेल हमको कैसे दिखते हैं, फ्लैट और टू डायमेंशनल के दिखते हैं। मतलब कि उनमें केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता है। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? नहीं, एक्चुअली में कोई भी चीज़ क्या है, 3D है। कोई भी चीज़ क्या है, 3D है, थ्री डायमेंशनल है। ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल दे माइट बी। ये मैटर नहीं करता है ना कि वो कितने छोटे हैं। सेल आर एक्चुअली थ्री डायमेंशनल एंड हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन सेल क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, उनमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। ठीक है। अब आप देख सकते हो द एग सेल ऑफ बर्ड और अ जूसी हेयर ऑफ ऑरेंज टू गेट एन आइडिया ऑफ दिस। मतलब कि आप इन सब के सेल को देख सकते हो कि उनमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट। ठीक है। अ, अब ना इसके वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना, उनका क्या करूँगा, मैं आपको एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको उनको पढ़ने में ईजी रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो पढ़ाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।